वेलकम टू तत्सम बोध। मैं विष्णु आपका स्पेस। आज वाटर वाले लेक्चर पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वाटर एक ऐसा एरिया है जो आज के पर्सपेक्टिव में भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में है, और उससे कई सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं। सरकारों का भी फोकस ना, इंटरनेशनल देख लीजिए या नेशनली देख लीजिए, स्टेट्स के अंदर देख लीजिए, ये हमेशा फोकस रहा ही है। अगर आप अपने कहानियों में, मूवीज़ में भी देखते होंगे तो बहुत लोग मटके ढोते आपको नज़र आते होंगे, तो वो दर्शाता है कि उनके पास वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है। कहीं कहीं पे गंदा पानी है तो साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है। हर किसी के घर में अगर अफोर्डेबल है तो आरओ वाटर का आना है ना। तो इन सब चीज़ों की सप्लाई शो करता है कि वाटर एक रिकरेंट प्रॉब्लम है। वाटर रिलेटेड डिजीजेज हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं इससे कंसर्न करता है। इसलिए हमने वाटर पे एक बहुत ही वृहद फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके सीरीज चलाने वाले हैं। कम से कम इसमें 2 वीडियो तो आएंगे ही आएंगे। ये उसकी पहली सीरीज़ है। तो आइए समझते हैं जो बेसिक डेटा जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने आप को ऑथेंटिक करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर्ड है। तो उस दिन पे आपको बहुत सारी चीज़ें, इवेंट्स होती हैं वाटर कंजर्वेशन के अराउंड, जो कि आपको पढ़ने को मिलती है। एक तो बहुत ही साधारण सा फैक्ट है कि 22 मार्च को क्या होता है, या वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। एक्चुअली हो सकता है कि अगर पूछने वाला हो तो 4-5 एनवायरमेंटल डेज को एक साथ मिक्सअप कर दे और वो आपसे पूछ ले, या फिर अगर 16 भी पूछ ले तो कोई गलती नहीं होगी। उस क्वेश्चन में और भी 2-3 स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। अगर आप SDG पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, उसमें भी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल नंबर 6 सबको मिलना है टू ऑल बाई 2030। उसमें आप डेटा देखेंगे तो भारत ओनली 56.6% ही बाई 2019 तक कवर कर पाए, यानी हमें लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन 2019 का डेटा था, और क्योंकि हमारी सरकार 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंदर एक अभियान चला रही है जिसके तहत जल जीवन मिशन, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, कि 2024 तक हम लोग सबके घर वाटर टैप कनेक्शन भेज देंगे, है ना, ताकि ड्रिंकिंग वाटर का कम से कम फुलफिलमेंट हो जाए। पर ठीक है, अभी का डेटा के लिए आप एक याद कर सकते हैं कि हाँ यार, बेस कितना है और कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर आप इन जनरल देखेंगे तो अर्थ का जो पूरा सरफेस है उस पर 71% भाग में पानी है ना, और बाकी लैंड है। अब जितना पानी है उसमें 97% ओशंस वाटर, देखिए 97% है, और बाकी 3% है फ्रेश वाटर, है ना, जो कि ओशन से बाहर है। लेकिन उस फ्रेश वाटर में भी जो 3% है उसका 2.5% जो है अनअवेलेबल है। अनअवेलेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। कई कारणों से यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स है। पोलर आइस कैप्स, यानी अब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ चले जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, और 0 डिग्री या उससे बियॉन्ड जाएंगे तो बर्फ जम जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे बर्फ रहते हैं पोलर रीजन में, तो आइस कैप्स के फॉर्म में रहते हैं, वो आप यूज नहीं कर पाते हैं। फिर ग्लेशियर भी होते हैं, कॉन्टिनेंट ग्लेशियर भी होते हैं, ऑल्टीट्यूड भी होता है। बहुत ज़्यादा पहाड़ों के ऊपर जाएंगे, आपको पता है कि हर एक 1 किलोमीटर जमीन से नीचे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिक्रीज होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ 30 डिग्री है, कहीं पे जाके तो बर्फ जम ही जाएगा, है ना। तो ग्लेशियर पहाड़ों पे भी हो सकता है और पोल्स पे भी हो सकता है। तो उसमें भी बहुत सारे फ्रेश वाटर कैप्ड है जो कि आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर एटमोस्फियर में है, जो बादल बनता है आप देख रहे हैं, उसमें भी कैप्चर है। सॉइल मॉइस्चर है, खेती करते हैं एग्रीकल्चर, तो सॉइल के अंदर भी मॉइस्चर के फॉर्म में पानी है। फिर पॉल्यूटेड है, पानी है लेकिन इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। गाँव में आप अपने अगल बगल देख सकते हैं कि लेक्स हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा भैंसें उसी में चल रही हैं, आप कपड़े भी धो रहे हो, बहुत सारा इंडस्ट्रियल का एफ्लुएंट्स भी उसी में बह रहा है। तो वैसे पानी को आप डायरेक्टली यूज़ कर नहीं पाते हो, तो उस तरह की पानी है। या फिर ग्राउंड वाटर है लेकिन इतना डीप है कि वो आप मैनेज नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा अंदर आप गला नहीं सकते, है ना, कल या बहुत समरसेबल्स, वो इतना ज़्यादा नीचे अवेलेबल है कि आप उसको यूज़ नहीं करते। तो इन सारे कारणों से भी फ्रेश वाटर जो कि मात्र 3% है, उसका 2.5% भाग हमारे लिए अनअवेलेबल है। जो बचा 0.5% अवेलेबिलिटी, वो कहाँ कहाँ मिलता है? ग्राउंड वाटर में, जहाँ जहाँ से कि हम इकोनॉमिकली निकाल पाएँ। सरफेस वाटर जो कि
रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, रिजर्वायर्स हो गया, इन सब में जो पानी है, यानी वो पानी जो एटमॉस्फेयर में भी नहीं है ना, बादल के फॉर्म में भी नहीं है और जमीन के अंदर भी नहीं, जो बीच में रिवर वाटर सब हो गए, और स्नो के फॉर्म में, तो ये सारे हम लोग यूज करते हैं। ये तो हो गई ओवरऑल बात। अगर आप अपने बॉडी में भी देखेंगे तो बॉडी वेट का 95% सॉरी 75% जो बॉडी वेट का होता है वो वाटर होता है, और आंख में देखेंगे तो 95% वाटर होता है, यानी आपके बॉडी से लेके और आपके एनवायरनमेंट तक हर जगह पानी जो है इतना इंपॉर्टेंट है। इसी टर्म में आता है, आप कहीं कहीं पढ़ेंगे ब्रैकिश वाटर। अब तो जैसे ही आप पढ़ते तो आपके दिमाग में आता है कि अच्छा ब्रैकिश वाटर क्या होता है। तो अब तक आपने दो चीजें पढ़ी ना, फ्रेश वाटर और सी वाटर, ओशन। इनको अलग करने का क्या है, इनके बीच का जो होता है ना वो होता है ब्रैकिश वाटर। ना तो फ्रेश वाटर है ना ही सी वाटर है, लेकिन इनके बीच में, लेकिन ये बीच का जो ट्रांजिशन वो डिफाइंड किस टर्म में होता है, वो सैलिनिटी के फॉर्म में डिफाइंड होता है। सैलिनिटी क्या होता है, सैलिनिटी होता है अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। कितना ग्राम सॉलिड प्रेजेंट है पानी में 1 kg पानी में। तो अब देखिए अगर 0.5 ग्राम पर kg से कम है तो वो तो फ्रेश वाटर कहलाता है, लेकिन 30 ग्राम पर kg से ज़्यादा है तो सी वाटर कहलाता है, यानी इस रेंज के बीच में होगा तो उसको ब्रैकिश वाटर कहेंगे। इसका यूज आप ज्योग्राफी के मैप्स में भी करते होंगे, जहाँ पे आपको कहीं कहीं फ्रेश वाटर लेक देता होगा, कहीं कहीं ब्रैकिश वाटर लेक्स देता होगा, तो उसका मतलब ये है। इसमें अगली और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वाटर स्कार्सिटी और वाटर स्ट्रेस। अब समझिए वाटर स्कार्सिटी किसको बोलते हैं। वाटर स्कार्सिटी प्राइमरली डिफाइंड है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, कि उस एरिया में वाटर कितना अवेलेबल है, ठीक है। अब वो वाटर कैसा है, यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप किसी जगह पे रहते हो और वहाँ लेक अवेलेबल है तो माना जाएगा कि वो वाटर स्कार्स नहीं है ना, लगभग 1000 BCM वाटर से ज़्यादा होता है तो उसको वाटर स्कार्स से बाहर मानते हैं, अगर उससे कम है तो वाटर स्कार्स मानते हैं। लेकिन वो पानी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है पोल्यूटेड वाटर हो, वो नहीं काउंट होता है। वो चीज़ कहाँ काउंट होती है, वाटर स्ट्रेस में। वाटर स्ट्रेस एक क्वालिटेटिव और मोर इंक्लूसिव चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या काउंट होता है कि पानी है भी तो उसका यूज़ कितना कर पा रहे हैं आप, वो डिपेंड करता है। जैसे भारत का क्लासिफिकेशन कहाँ है, वाटर स्कार्स में नहीं है, वाटर स्ट्रेस कंट्री में, यानी हमारे यहाँ अवेलेबल तो है पर हम जितना वो पानी अवेलेबल है उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना, तो इसलिए हम वाटर स्ट्रेस कंट्री में। इसी कैटेगरी में एक वाटर रिस्क भी यूज होता है। वाटर रिस्क बेसिकली बिजनेसेस जितने ग्रुप्स होते हैं, कहीं मान लीजिए प्लांट लगाना है या फिर कहीं प्लांट है तो उनका असेसमेंट होता है कि वाटर रिलेटेड रिस्क क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ 3 कैटेगरी लिखी है। फिजिकल, अब फिजिकल में समझिए, फिजिकल सीधा सीधा कहता है कि वाटर अवेलेबल है या नहीं है, और है तो क्या पॉल्यूटेड है, उस टर्म्स में उसका एक एनालिसिस होता है। रेगुलेटरी का मतलब होता है कि मान लीजिए वहाँ की सरकारें किस तरह का पॉलिसी बनाती है, क्या वो फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, कितना ज़्यादा स्टेबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्या हर साल चेंज हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेके वो अपना रिस्क असेसमेंट करते रहते हैं। जो तीसरा इसमें है वो रेपुटेशनल है। रेपुटेशन का मतलब होता है जैसे कोका कोला का परसेप्शन बन गया अगर कि यहाँ जो फैक्ट्री महाराष्ट्र में लगी है वो बहुत ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर रहा है ग्राउंड वाटर में, लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर कोका कोला बन रहा है, तो ऐसा अगर परसेप्शन भी बनता दिखता है तो वो लोग इसको रिस्क में मानते हैं और अपने कंपनी का बिजनेस इवैल्यूएशन करते हैं कि वेदर इस जगह पे सही है या कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर इन तीनों पैरामीटर्स को देखा जाए तो वो इन सारे ग्राउंड्स पे होता है। जैसे वाटर स्ट्रेस जो आपने अभी देखा कि क्वालिटेटिव है कि नहीं यूज़ करने लायक, वाटर स्कार्सिटी टोटल क्वांटिटी में भी वाटर है या नहीं है, फ्लडिंग, अगर मान लीजिए बिजनेस लगाया और बहुत ज़्यादा फ्लड्स बार बार आते हैं, जैसे नॉर्थ बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों लगाना चाहेगा, क्योंकि हर बार कोसी का पानी फ्लड कर देता है तो वो लोग नहीं लगाना चाहेंगे। या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी तो हो लेकिन वहाँ तक लाने की सुविधाएं ना हो, मान लीजिए जो कि पाइप वाटर लगाया वो बार बार टूटते रहता है या फिर उसका मेंटेनेंस बहुत ही लैग होता है, सरकारी काम देखते ना कैसे चलता है। या ड्रॉट प्रोन भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही है कि वहाँ पानी की कमी बार बार होती रहती है क्योंकि बारिश का फेलियर हो सकता है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए बिजनेसेस अपने वाटर रिस्क असेसमेंट करते रहते हैं। तो अगर ये टर्म आपको आता है तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि वाटर स्कार्सिटी मतलब क्वांटिटी में कितना अवेलेबल है, अनअवेलेबल है, उसका क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है कि वेदर वो पानी यूज भी किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। और वाटर स्ट्रेस की जब बात होती है तो उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है कि ठीक है यार, एट द एंड ऑफ द डे हम यूज कितना कर पा रहे हैं, हमें मिल कितना रहा है। मान लीजिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ओशन ही है, हमारे भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सटे हैं लेकिन फिर भी वहाँ पानी की कमी होती है।
जब सोचिए, एक सोचने वाला व्यक्ति सोच सकता है कितना पानी है यार, उसी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं ना, हमारे लिए सिर्फ फ्रेश वाटर ही इस्तेमाल कर जा सकता है, तो वो वाटर स्ट्रेस में आता है। और वाटर रिस्क, इन सारे फैक्टर्स को जोड़ के देखते हैं अपने बिजनेसेस को, उसको वाटर रिस्क कहते हैं। अब ये चीज़ देखिए, वाटर से रिकरेंट पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स देखिए, इंटरनेशनल भी हो रहा है और नेशनल भी हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है कि जैसे नील नदी है, अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्री जो है वो, नदी तो क्या है, ज्योग्राफी को फॉलो करती है, और कंट्री का डिवीजन तो पॉलिटिकल है। आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, आपके कल्चर नहीं मिल रहा है, आपका लैंग्वेज नहीं मिल रहा है, आपका रिलीजन नहीं मिल रहा है, रेस नहीं मिल रहा, अलग अलग आइडेंटिटी पे आपने अलग अलग कंट्री बना रखा है। लेकिन नेचर तो ये नहीं जानता है, वो तो सीधा स्लोप को फॉलो करते करते आता है। तो जो नील नदी बहती है उसमें इथियोपिया और इजिप्ट के बीच एक ब्रीविंग टेंशन चल रहा है धीरे धीरे। अभी वो उभर के बाहर में नहीं आया है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि आने वाले समय में इन दोनों देशों, तो जो मैं कह रहा था कि नील नदी जो है इजिप्ट और इथियोपिया के बीच बहती है, तो उसमें हो क्या रहा है कि इथियोपिया से तो 85% पानी आता है, और इजिप्ट का जो टोटल वाटर है उसका 85% पानी नील नदी का आता है। तो इन दोनों नदियों के बीच एक तरह का टेंशन हो रहा है। सिमिलर टेंशन आप नेशनली भी देख सकते हैं, जैसे यूएसए में कोलोराडो रिवर्स को लेके हो या भारत में कावेरी नदी को लेके हो। इन भारत में कावेरी का आपने सुना होगा, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच दोनों, और कोलोराडो रिवर लगभग वहाँ 7 राज्यों में बहती है। इन दोनों नदियों के बीच या इन तीनों में ही दिक्कत क्या हो रही है कि जब तक पानी एक अवेलेबल क्वांटिटी में रहता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। लेकिन मान लीजिए पानी अनअवेलेबल हो गया, किस कारण से? एक तो हो सकता है कि अगर ग्लेशियल फेड रिवर हो तो उसमें ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हो बहुत तेजी से समर में, या फिर फॉर्मेशन ही ना हो। दूसरा कारण हो सकता है कि बारिश का फेलियर हो, है ना। तो बारिश डिपेंडेंट ये सब नदियां हैं, तो उसमें बारिश कम होगा उस वक्त, तो दोनों में टेंशन होगा। बारिश होगा तब तक तो टेंशन नहीं होगा। इन सारे चीज़ों को देखते हुए लोग सतर्क धीरे धीरे हो भी रहे हैं। और इसी क्रम में भारत ने कैच द रेन कैंपेन जो लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, वो इन्हीं सारे बेस्ड कुछ डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है। जैसे देख सकते हैं आप, सेंट्रल वाटर कमीशन जो जल शक्ति मंत्रालय के अंदर है, 2019 का उसका एक डेटा है कि मीन एनुअल जो बारिश का पानी है हर एक साल में एवरेज, वो इतना BCM है, लेकिन हम उसका यूज़ सिर्फ 18% कर रहे हैं। यानी हम कहीं ना कहीं उसको छोड़ दे रहे हैं बहने के लिए नदियों में और समुद्र में फिर जाने के लिए। सिमिलर तरीके से देखिए, जो डिमांड है वो भी बढ़ने वाला है। 25 में ही आप जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं वो 2025 में ही खत्म होगा, यानी डिमांड एक्सीड कर जाएगा जितना अभी सप्लाई है, और 2050 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलर थिंग नीति आयोग के कंपोजिट इंडेक्स में बात किया गया है कि लगभग 75% ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनके अपने घर के आंगन में पीने का पानी अवेलेबल नहीं हो सकता है, वो बहुत दूर जाते हो, है ना। इसी क्रम में एक मैंने यहाँ पे भी डेटा सेट दे रखा है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितना है। जितना पानी है उतना पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दीजिए और देखिए कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आप देखेंगे कि 51 से 2011 में ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है और 2050 में और डिक्रीज होगा। इसका एक मेन कारण क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि 33 करोड़ से 133 करोड़ और फिर पता नहीं कितने करोड़ होने वाले हैं। तो जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी समस्या तो रहेगी ना, और इन सारे समस्याओं को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि वाटर डिजीज़ कितना बर्डन है वाटर से रिलेटेड, दूसरा कौन सा सेक्टर कितना पानी का यूज़ करता है ना, उससे जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब चीज़ों में इरिगेशन में पानी का किस किस तरह से यूज़ हो रहा है और कैसे कैसे हम उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको इतना में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।